नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेवल शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस वर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम होगा नंबर सिस्टम, इसकी चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न प्रैक्टिस सेट तथा एक दिवसीय परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। इसमें दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक है नंबर, दूसरा है सिस्टम। तो पहले हम नंबर को समझेंगे। नंबर है क्या? एक्चुअली नंबर को अगर हम समझें तो नंबर हम लिखते कैसे, जैसे 1 2 3 4 कुछ ऐसे। यह एक क्या है? नंबर है, संख्या है, जो कि विभिन्न अंकों से बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी विभिन्न अंकों से मिलकर किसका निर्माण हो रहा है? तो एक संख्या का निर्माण हो रहा है। जैसे अंक में आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, बहुत संख्याएं हैं, बहुत से अंक हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है नंबर, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग संख्या, जिसको हम यहाँ पे बताए हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा हुआ है 245 यानी 245 60, फिर 7568। ये क्या है? हमारा संख्या है। इसके अकॉर्डिंग नंबर को हम समझे तो क्या है इंपॉर्टेंट? दो कड़ियाँ इसकी है, एक है अंक और दूसरी है संख्या। अब हम लोग समझेंगे इस सिस्टम को। सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, यानी उन संख्याओं को हम किस किस रूप में देखते हैं या हमसे क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। जिसमें पहला बहुत ही प्रचलित पद्धति है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, और दूसरा हमारा है बाइनरी सिस्टम, और तीसरा हमारा है हेक्साडेसिमल सिस्टम, और चौथा है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। जो कि हमारे लिए एक दिवसीय परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है दशमलव पद्धति। और दूसरा आप देख रहे हैं इसमें अधिकतम संख्या कितनी होती हैं, तो इसमें संख्याएं होती हैं कुल मिलाकर के 10। और दूसरा बोलेंगे हम लोग क्या है? बाइनरी सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति से आपको यह तात्पर्य है कि इसमें अधिकतम संख्याएं 2 होंगी। वह दो संख्याएं कौन सी होंगी? 0 और 1। 0 और 1 से जो भी संख्याएं बनती हैं उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सिस्टम या द्विआधारी पद्धति। और तीसरा इसमें देख रहे हैं आप हेक्साडेसिमल सिस्टम, और चौथा आप देख रहे हैं ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, जिसका बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करा जाएगा, बहुत ही कम मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसमें आप देखते हैं पूरा नंबर सिस्टम के बारे में। इसको हमने क्या करा हुआ है कि 3 भागों में अलग अलग बांटा है, जिसको हम विस्तृत रूप से इस तरह से समझेंगे। पहला क्या है? रियल नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब उसे हम देख सकते हैं या उसे हम नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, 1.5, 3.5, कुछ इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है 1 2 1.5 5/7 8 -5 -7। इसे अगर हम देखेंगे तो ये नंबर लाइन पे बहुत ही अनगिनत इनफिनिटी नंबर जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम 1 और 2 के बीच में ही देखा जाए, 2 के बीच में देखा जाए, तो उसके बीच में क्या संख्याएं हो सकती हैं, होती भी हैं 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 डॉट 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 2 तक पहुंच जाते हैं आप। अगर हम फिर देखें 1.1 और 1.2 के बीच के अगर उसको एग्जिस्ट करें, देखिए उसमें कितने नंबर हैं, तो उसमें होगा 1.11, फिर 1.12, फिर 1.13 डॉट डॉट डॉट, उस तरह संख्या और भी होंगी। जो हमने 1.2 बोला उसमें क्या हो जाएगा? तो 1.21, इस तरह से कुछ। चलिए सिंपल सी भाषा में कहें तो क्या है? जिसे हम संख्या रेखा पर, यानी वह संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा हमारा क्या है? काल्पनिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो कि हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वे संख्याएं जो कि जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उस संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं।
जैसे देखिए इसे कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उस संख्या को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है आई, इसका मतलब होता है आयोटा। इसे हम दूसरे कह सकते हैं कि आई इक्वल टू जो होता है रूट में -1। कहीं कहीं आपको बुक्स में देखा होगा बस इतना लिखता है आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1, इतना इंडिकेट होता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आई स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1 और आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। या कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अंडर रूट -25 दे रखा हुआ है, अगर हम उसको लिखना चाहें इस तरह से तो 5 आयोटा लिखते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्याएं, वे संख्याएं जिसमें रियल नंबर तो होंगी उसके साथ आयोटा भी लगा होगा, जिसका हम अध्ययन बड़े स्तर पर क्लास 11th और 12th में करते हैं। इसकी पूरी एक चैप्टर ही है, तो इस पे हम वनडे एग्जाम में बहुत ही कम मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बहुत ही कंचित कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम साइड करते हैं। आइए फिर समझते हैं हम लोग इस वास्तविक संख्या को, जिससे हमारे एग्जाम में जो एक दिवसीय एग्जाम होता है उसमें आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसे आइए डिस्कस करते हैं। इसको हमने बताया, इसको हमने क्या करा, इसको 2 भागों में डिवाइड करा गया। 2 भागों में से सुविधा के लिए जो होता है उसके लिए बांटा। पहला क्या है हमारा डेसिमल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव। दूसरा भाग क्या था हमारा, तो इंटीजर्स थे, मतलब पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब इसमें पूरे जितने भी इस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं नंबर, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहले चलते हैं हम दशमलव में। दशमलव का पार्ट क्या है, तो इसमें इसको हमने 2 भागों में फिर बांटा समझने के लिए, आसानी के लिए। क्या, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव वे दशमलव होते हैं कि किसी संख्या में अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह कुछ दशमलव के 1 या 2 या 3 अंकों के बाद वह भाग पूरी चली जाती है या वह भाग कंप्लीट हो जाती है। उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। जो इसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे राइट करा हुआ है 1.2, 5.25 या 5.393। इससे आपका स्पष्ट हो जाता है कि जो भी डिवाइड लगाई जा रही है वह एक निश्चित संख्या दशमलव के बाद जाकर के वह डिवाइड मतलब पूर्ण हो जा रही है, उसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जा रही है। दूसरा इसमें हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव। तो इसे ऐसे समझेंगे, अशांत दशमलव वे दशमलव हैं जिसे एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग करने पर वह दशमलव के बाद एक उनकी निश्चित सीमा नहीं होती है कि वह कब दशमलव के कितने अंकों तक उसकी भाग जाएगी। उस संख्या को यानी उस डिवाइड को हम क्या बोलते हैं, तो अशांत दशमलव कहते हैं। इसे समझने के लिए हमने क्या किया, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा क्या है, रिकरिंग डेसिमल। उसमें होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव। पुनरावृत्ति से मतलब होता है कि दशमलव के बाद वह नंबर बार बार रिपीट होता है। जिस तरह से एग्जाम्पल में हमने दिखाया है 0.33333, डॉट डॉट मैंने करा इसलिए क्योंकि इसके बाद 3 और आगे तक जाएगी। इसे अगर हम डिनोट करें कुछ पॉइंट में तो 0.3 और इसे हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो 0.3 बार, तो आपने देखा कि दशमलव के बाद वो 3 बार बार रिपीट हो रही थी। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल है 0.474747 डॉट करा है, इससे यह आशय हो रहा है कि जो 47 दशमलव के बाद नंबर है वह बार बार 474747 होता चला जा रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको 0.47 पे बार पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा हमारा था नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में या डेसिमल में, इसको बोलते हैं अनावृत्ति दशमलव। अनावृत्ति का मतलब होता है ये कि उसमें दशमलव के बाद उस संख्याएं जो होंगी उसमें लिमिट नहीं होगा, मतलब कि वो अनलिमिटेड होंगी और कब कौन सी संख्या आएगी इसका निर्धारण नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है 0.2,
23476 यानी जो दशमलव के बाद संख्याएं आ रही हैं उनका एक निश्चित जगह, निश्चित प्लेस नहीं है। तो ऐसे जो होते हैं उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। कुछ एग्जाम्पल मैंने नीचे और भी लिखा है, इसको आप समझ सकते हैं, जैसे √2, √3 और पाई। जो पाई है तो पाई एक तरह से क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इसको देखा जाए तो क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पाई का वैल्यू है वह दशमलव के बाद फिक्स नहीं है, यानी वह संख्याएं 10,000, 20,000 या 25,000 या 30,000 तक भी हो सकती है, उससे अधिक। ठीक है। और अगर पाई पे आपको संदेह होगा, और जरूर लाजमी है कि आपको संदेह होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि पाई बराबर जो होता है वो 22/7 होता है। तो हम इसमें यही समझा सकते हैं कि जो पाई का मान 22/7 होता है वह क्या होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, वह एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग की वैल्यू होती है। जैसे 22/7 अगर हम समझेंगे पाई का मान, तो आप देख सकते हैं इसको क्या है, p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, लिखे भी हैं। तो यह जो होता है, जो हमारा परिमेय का रूल है कि जिस वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे, और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे 22/7 है तो यह परिमेय हो जाएगी, लेकिन आपने अपरिमेय में भी पढ़ा होगा कि जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय है। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। मतलब साफ ये है कि पाई का मान जो होता है वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ में क्या है, हमारा इंटीजर, जिसको हम अब इसको डिफाइन करेंगे, बताएंगे क्या है ये जो पूर्णांक है। हमने कहा पूर्णांक जो होता है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 इंक्लूड रहता है, तो वे सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को हमने सुविधानुसार 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो पहले पॉइंट पे हमने दिया है नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक से आपको एकदम साफ आशय हो जाएगा कि हम जितने भी नंबर बोल रहे हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जैसे -∞, -5, -4, -2, -1, इस तरह के कुछ नंबर होंगे, यहाँ पे डिनोट करा गया है। दूसरा जो पॉइंट हमारा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, तो वे इसमें पूर्णांक जो होंगे वो कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट तक। और इसमें जो तीसरी से होगी वहाँ पे वो होगा 0 इंटीजर। मतलब क्या है, उसको बोलते हैं हिंदी में शून्य पूर्णांक। और ये शून्य आपका जो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, आइए फिर समझते हैं इसी को, यहाँ इसको समझ लेते हैं। पहले पूर्णांक के ही 2 भाग जो हम मतलब पढ़ते चले आ रहे हैं। एक है इवन नंबर, इसको हम बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या को समझते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। पहला डिफिनेशन हम लोग यही पढ़ते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपको अलग थोड़ा सा करना है, अलग दिमाग में रखना है सेटिस्फिकेशन के लिए, जैसे हम बोलेंगे 0 वाली बात कि यहाँ 0 क्या है, सम संख्या है, तो सिर्फ अपना जाने कि 0 क्या होता है, सम संख्या होता है। आइए समझते हैं दूसरे डेफिनेशन से। यहाँ पे सम संख्याओं में देखिए हमने क्या बता दिया था कि -∞ से लेकर के 2024 से इनफाइनाइटिव तक। अब इसका दूसरा डेफिनेशन समझिए, वे संख्याएं जिन्हें 2n के रूप में लिखा जा सके वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। ये जो n है, यानी जहां n बराबर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... तो अब आप देखेंगे कि जो 2n है, तो अगर यहाँ पे हम -1 रखेंगे तो -2 पा जाएंगे, नेगेटिव वाला मिल जाएगा। अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2n मतलब 2 0 0 हो जाएगा, यानी 0 क्या मिल गया, यानी 2n के फॉर्म में मिल गया। तो इसे हम 0 को क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पे 1, 2, 3 रख के देखेंगे तो हमारी सीरीज सम संख्या की बन जाएगी।
अगला इसमें चलते हैं, देखते हैं क्या है, जो कि बहुत ही हम लोग इसको नॉर्मली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसी से तुलना कर देते हैं। क्या क्या तुलना करते हैं? कि वे संख्याएं जिसे दो से भाग देने पर वह पूरी मतलब भाग नहीं जाती है, उस संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। तो चलिए इसको बोलते हैं हम लोग इसमें ऑड नंबर, विषम संख्याएं। तो सिंपल समझिए, हम ये कहेंगे कि 2n+1 वे संख्याएं जिसे हम 2n+1 के रूप में लिख सकें, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। फिर वही यानी n जहां होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 तक। अब विषम संख्या में जो एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, जो होता है -इन्फिनिटी से लेकर के डॉट डॉट -3 -1 और यहाँ पे 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसमें ये नहीं होगा कि इसमें जो आप 4 भी राइट कर रहे हैं, क्योंकि ऑड नंबर आप राइट कर रहे हैं। इसको समझेंगे, अगर यहाँ पे आप 0 रखते हैं तो आप क्या पाएंगे? यहाँ पे तो 1 पाएंगे, जो कि 1 क्या होता है? विषम संख्या होती है। अगर यहाँ आप 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 1 क्या हो जाएगा? 3 जो है क्या है? विषम संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, और इसमें हम इनको क्या करते हैं? किनारे करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट जो कुछ इसमें अलग है उसको भी सीखते हैं, जो समझना है हमें। तो धनात्मक पूर्णांक जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम दूसरी भाषा में इसको ऐसे कहते हैं नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं प्राकृतिक संख्या में? कि 1 से लेकर 9 तक की पूरी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अब इसके भी हमने इसको 3 भागों में बांट रखा हुआ है। पहला भाग हमने क्या रखा हुआ है? तो अभाज्य संख्याएं। कौन सी? तो धनात्मक पूर्णांक में क्या है? अभाज्य संख्याएं। कुछ यहाँ पे एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 क्या हो रहा है? इनफाइनाइट तक। और यहाँ पे लिखा गया ओनली 2 फैक्टर। तो पहले इसको हम समझते हैं कि हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अधिकतम 2 फैक्टर रखती हैं, 2 गुणनखंड रखती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 2 की बात करेंगे तो उसका फैक्टर हो जाएगा 1 और इटसेल्फ 2, यानी 1 और 2 इसकी कितने फैक्टर हो जा रहे हैं? तो 2। अब 3 की बात करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा? 1 इसका फैक्टर होगा और इटसेल्फ 3 खुद होगा, यानी 1 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसके 3 का फैक्टर। तो 5 का उसी तरह से, 7 का भी उसी तरह से, और यहाँ पे 11 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब इसको हमने शॉर्ट में लिखा है ओनली 2 फैक्टर। आप इसको ही समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली ये है क्या। और देखिए एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कुछ यहाँ पे नोट करे गए हैं, जिसको हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। और ये पहला पॉइंट था किसका? नेचुरल नंबर या बोल सकते हैं या पूर्णांक का बोल सकते हैं। इसमें दूसरा पार्ट क्या था? तो कंपोजिट नंबर का था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? भाज्य संख्याएं बोलते हैं। और भाज्य संख्याओं का अगर परिकल्पना करें तो हम लोग क्या बस जानते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती हैं, चाहे 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अगर हम अच्छा 2 नहीं है, 4 की बात करते हैं। 4 है, 4 6 8 की डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो 4 क्या है? 4 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 1 2 4, यानी 1 2 4 का मतलब हो गया यहाँ पे कि 2 से अधिक गुणनखंड इस 4 के हो जा रहे हैं, इसलिए 4 क्या है? हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है। अब 4 को ये नहीं समझना है कि सिर्फ ये सम संख्या है तो ये भाज्य संख्या क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, जो बिहेव है, वो क्या है? भाज्य संख्या का भी फॉलो कर रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी भाज्य संख्या की तरह भी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखा है मोर देन 2 फैक्टर। आप इस तरह से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर। इसका मतलब अधिकतम 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होंगे भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और तीसरा हमारा तब बच के जाता है 1 जो होता है न कि अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। और इसके अगर हम 1 को कहें कि भाज्य में रखते तो उसकी क्वालिटी में आना चाहिए, मतलब उसका क्वालिटी क्या है, किस तरह समझते हैं हम उसको? 1 का मतलब उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन हमारे 1 के फैक्टर कितने हो रहे हैं? सिर्फ 1 ही हो रहा है। अगर भाज्य में, अगर
भाज्य में अब रखते हैं हम लोग, तो भाज्य की क्या क्वालिटी है कि इससे 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 का तो सिर्फ 1 ही है, इसलिए ना हम इसको भाज्य में रख सकते हैं और ना ही अभाज्य में, इसलिए 1 इससे अलग हुआ। ठीक है, आइए कुछ आगे और समझते हैं। जैसे इसमें देखिए जो अभाज्य संख्या है इसको भी हमने 2 भागों में बांट रखा हुआ है। ठीक है, 2 भागों कौन से हैं? तो पहला है को प्राइम नंबर्स या रिलेटिव प्राइम नंबर्स, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं वह जोड़े जिनके HCF 1 होते हैं, वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देखिए 3, 4 लिखा गया है। 3, 4 का अगर आप मासा निकालेंगे यानी HCF निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। ठीक है, इसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। दूसरा जो लिखा गया है ट्विन प्राइम नंबर्स यानी जुड़वा अभाज्य संख्या, इसमें था और सह अभाज्य में क्या था कि इसमें हम इवन ऑड भाज्य अभाज्य रख सकते थे, बस हमें इतना तात्पर्य था कि उसका HCF 1 होना चाहिए। लेकिन अब इसमें स्पेशल कंडीशन हो जाएगा कि जो जुड़वा नंबर होंगे वह जुड़वा नंबर दोनों क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। और फिर इसकी भी कंडीशन वही है जुड़वा अभाज्य संख्या की कि दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। तो देखिए 3 और 5 का आप HCF निकालते हैं तो क्या होने वाला है? 1। इसे कहते हैं हम लोग क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जितनी भी बातें हमने यहाँ पे आपको समझाया बताया, इससे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसे आप भली भांति समझ सकते हैं। जैसे इसमें पहला डिजिट और नंबर को लेके आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि 1 से 9 तक कितने, अगर संख्या बनानी है तो 1 से 9 तक में कितनी संख्या बनेंगी और कितने उसमें अंक हो सकते हैं। ऐसा आप एग्जाम में, एक दूसरे एग्जाम में देखते हैं। दूसरी बात कहता है कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितनी संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा या कितने अंक होंगे। ठीक है, उसकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे थे, जो कि हम लोग जो परीक्षार्थी हैं उनके रटा रटाया क्वेश्चन होता है। जैसे पूछता है कि 1 से 50 तक के सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप बिना देखे बोल देते हैं कितना? 15। क्यों? क्योंकि आपको याद रहता है। अब हम बोले 50 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी होती है सर? 10 होती है। 1 से 100 तक तब कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 25 हो गई। और 100 से 200 तक के भी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 21 है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर थैंक यू।